गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार शिक्षा की इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी व्याकरण में अभी तक भाषा से संबंधित जितने भी टॉपिक थे उसको कवर किया। आज के इस क्लास के सेशन में हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें स्वर होगा, व्यंजन होगा, स्वरों के प्रकार होंगे और व्यंजन के प्रकार होंगे आदि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले हम लोग 2 क्लास में भाषा से संबंधित भाषा क्या होती है, भाषा के रूप क्या है, भाषा परिवार, फिर भाषा के संवैधानिक दृष्टिकोण और कौन कौन सी भाषा कब कब जोड़ी गई थी, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया। और जो लोग ये 2 क्लास की वीडियो नहीं देख पाए हैं वो लोग चैनल से जुड़ करके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। वर्ण विचार। दिख रहा है उसमें? अच्छा, वर्ण विचार। इसके पहले जो हम लोग पढ़े है ना, तो कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन पढ़े थे। राज्यों का पुनर्गठन। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम फीडबैक ले लेते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या इसमें सीखा। तंकिता, भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 14 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 14 है। यहीं पढ़ी हो तो लोग पढ़ती नहीं हो क्या घर पे जाकर? 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषा है कि प्रारंभ में 14 भाषा थी ना? 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है ना, कल बताया थे ना 2200 के बारे में। लिखी नहीं हो क्या? क्यों 14 लिखी हो? हम इसके पहले जो पीछे मतलब कल के बाद वाला जो पिछला क्लास लिए थे उसमें भी बताए थे। अभी मुझे 2 ही क्लास हुआ लेते हुए, और हम बार बार कह रहे हैं कि जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको तुम लोग पढ़ करके आओ, लेकिन पढ़ नहीं रही हो। तब तो जब यही चीज़ नहीं मालूम तब तो और भी कुछ नहीं मालूम होगा। वैसे आरंभ में 14 भाषाएं थी, ठीक है। अब इसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ, 21वां संशोधन हुआ, फिर 71वां हुआ, फिर 92वां हुआ। ये 3 संशोधन भाषा से संबंधित हुए। ये 21वां संशोधन 1967 में हुआ था, कल मैं बताया था। 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में हुआ था, और 92वां वाला जो हुआ था 2003 में हुआ था। यही चीज़ मैंने बताया था। और 71वें संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। और 92वां के अंतर्गत 3 भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। कोंकणी जोड़ दिया गया, कोंकणी, नेपाली, यहाँ तक दिखाई दे रहा है उसमें। और एक मणिपुरी था। यही 3 भाषा थे ना। अब इसके बाद 2003 में 4 भाषा को जोड़ दिया गया।
पहले 14 थी, यहाँ से 14, एक 15 हो गया और 3 18 हो गया। अब 4 भाषा को और जोड़ दिया गया। कौन कौन सा था? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ा गया था। तो ये सब चीज़ों को बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, इनको याद करना ही होगा। अब तुम बताओ अभी भाषा में अटकी हुई हो कि 14 भाषा है कि 15 भाषा है कि 22 भाषा है। संविधान में कुल 22 भाषाओं को जो है कि मान्यता प्राप्त है ना। ये 14 भाषा इसके पहले की जो है और बाकी ये सब भाषा, ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको तो याद ही होना चाहिए। खास तौर पर ये 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 4 भाषा जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली या संथाली, इसमें मैंने कल इसको याद करने का एक साधारण ट्रिक भी बताया था। क्या ट्रिक था? हाँ, बोर्ड मास था, है ना। ये बोर्ड मास मैंने बताया था कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। जब ऐसे तुम लोग पढ़ोगे तब कैसे काम बनेगा? देना जरा वो कपड़ा। अब भाषा क्या, भाषा परिवार कितने हैं? भारत में कितने भाषा परिवार? 4। चारों का नाम बताओ जरा, बिना देखे बताना है। हाँ बताओ। हाँ, द्रविड़, भारोपी, आस्ट्रिक, हाँ चीनी, तिब्बती। तो इसमें सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? भारोपी 73%, फिर द्रविड़ बोली जाती है, फिर आस्ट्रिक बोली जाती है और फिर क्या बोली जाती है? चीनी, तिब्बती बोली जाती है ना। इतनी भाषा, ये भाषा परिवार है। तो ये सब याद होना चाहिए। जैसे ये याद है वैसे इसी प्रकार से ये 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? अरे 21वां हुआ था 1967 में ना, एक भाषा से संबंधित। 21वां जो हुआ था 67 में हुआ था ना, और 71वां कब हुआ? 1992 में। और 92वां कब हुआ? 2003 में हुआ था। 92वां संशोधन के अंतर्गत कितनी भाषा जोड़ी गई? 4 भाषा। और 71वें संविधान संशोधन के तहत कितनी भाषा जोड़ी गई? 3। और 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कितना भाषा जोड़ा गया? 1। ये याद होना चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए। अब सभी भाषा का नाम याद होना चाहिए कि केवल पढ़ लिए बस हो गया काम। हाँ, तब जाती हो तो उसको पढ़ो, एक बार उसको नोट करो, लिखो। हाँ, डेट याद होना चाहिए, कब कब संशोधन हुआ वो याद होना चाहिए। चलिए, अब इसके आगे हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, जरा नज़दीक आके देखना। वर्ण क्या होते हैं, है ना। वर्ण क्या होता है? तो देखिए, हम मुख से जिस ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं, है ना, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण कर रहे हैं उसी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है ना, उसी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, या उसी को अक्षर कहते हैं। चूँकि वर्ण और अक्षर को जनरली रूप से सामान्यतः एक दूसरे का समानार्थी समझा जाता है या जाना जाता है, लेकिन फिर भी भाषा विज्ञान की दृष्टि से वर्ण और अक्षर में कुछ सूक्ष्म अंतर होते हैं। वो कैसे अंतर होते हैं देखा जाए तो अक्षर यानी कि नाक्षरति इति अक्षरा, अक्षर यानी कि वर्ण क्या होता है, पहले इसको लिख लेता हूँ मैं कि हम
मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसे वर्ण, यहाँ तक दिखाई दिया? या अक्षर कहते हैं। वैसे वर्ण और अक्षर दोनों एक दूसरे के समानार्थी समझे जाते हैं, लेकिन फिर भी भाषा विज्ञान की दृष्टि से इनमें कुछ अंतर है। वो कैसे? तो देखा जाए, यदि अक्षर की बात की जाए, अक्षर के लिए ना क्षरति इति अक्षरा, है ना? ना क्षरति इति अक्षर, ठीक है? ना क्षरति इति अक्षर, यानी कि जिन वर्णों का क्षरण न हो सके, जिन वर्णों का विनाश न हो सके और जिन वर्णों का कोई अन्य सूक्ष्म विभाजन ना हो सके, उसी को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि यदि अ लिख दिया जाए, आ लिख दिया जाए, है ना, यहाँ पे क लिख दिया जाए, यहाँ पे का लिख दिया जाए, तो इस अ का कोई सूक्ष्म विभाजन हो सकता है? इस अ का इसका कोई क्षरण हो सकता है? इसका विनाश हो सकता है? नहीं। तो ये तो अक्षर हो जाएंगे, है ना, ये क्या कहलाएंगे? अक्षर कहलाएंगे। लेकिन इस क में अ छिपा हुआ है ना, इस क में अ छिपा हुआ है, तो इसलिए इसका क्षरण हो सकता है ना, इसका क्षरण हो सकता है। तो इस आधार पर क को आप भाषा विज्ञान की दृष्टि से अक्षर नहीं कह सकते हैं, लेकिन सामान्यतः वैसे अक्षर लोग कह लेते हैं। तो यही एक थोड़ा सा इसमें वर्ण और अक्षर में क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है ना। वैसे जनरली रूप से वर्ण और अक्षर को क्या समझा जाता है? एक दूसरे का समानार्थी समझा जाता है। वैसे सामान्यतः यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, सामान्यतः वर्ण और अक्षर को, वर्ण और अक्षर को एक दूसरे का समानार्थी समझा जाता है। ठीक है। फिर भी ना क्षरति इति अक्षरा के माध्यम से वे वर्ण जिनका क्षरण न हो सके या जिनका विनाश न हो सके या कोई अन्य सूक्ष्म विभाजन ना हो सके, उसी को हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। अब ये वर्ण हो गया। अब एक चीज़ और होता है इसमें, एक होता है वर्णमाला, ये होता है वर्णमाला। तो अभी हमने समझा कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है कि जिन ध्वनि का उच्चारण हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कह दिया गया। अब ये जो वर्णमाला है, वर्णमाला क्या होता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, है ना, वर्णों के, अब ये वर्ण में क्या होंगे? एक तरफ स्वर होगा और दूसरी तरफ क्या होगा?
व्यंजन होगा। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे एक तरफ स्वर लिख दिया जाए, स्वर से शुरुआत किया जाए अ से लेकर के, है ना, फिर एक तरफ व्यंजन को क से स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो यह एक क्रम में चलेगा, अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अं कह, ये क ख ग घ ङ च छ ञ, ऐसे ये कृम में चलेगा। तो यही जो इसका जो क्रम बन रहा है, इन वर्णों का जो एक क्रम बन रहा है, इसी क्रम को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, बात समझ आया यहाँ तक कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है? दोनों में फर्क समझ में आ गया है? एक ही चीज़, बस वर्णों को यदि हम व्यवस्थित क्रम में रख देंगे तो वहीं क्या हो जाएगा? वर्णमाला हो जाएगा। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई भी होती है। क्या होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जोर से बोलो। ध्वनि होती है, या वर्ण भी हो सकता है। यदि दोनों एक साथ दिया हुआ है तो पहले ध्वनि पर हम जो है कि टिक लगाएंगे, है ना, प्रेफरेंस ध्वनि को देंगे। यदि ध्वनि नहीं दिया तब वर्ण सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ध्वनि है ये एक तरीके से ध्वनि के रूप में है, आवाज़ के रूप में है। ये इसका कोई सांकेतिक रूप नहीं है, इसका कोई सांकेतिक अक्षर नहीं है। लेकिन जो वर्ण होते हैं, जब इसी ध्वनियों को हम एक सांकेतिक रूप दे देते हैं ना, इसी ध्वनि को जब हम, जैसे हम जो कुछ बोल रहे हैं, जो भी कुछ बोल रहे हैं, है ना, ये सुनाई दे रहा है, ठीक है ना, ये सुनाई दे रहा है, तो ये तो ध्वनि हो गया। जब इसी को हम लिख दें, इसी को जब मैं लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा, यानी कि लिपिबद्ध तरीके से, है ना। जैसे मान लेते मैंने क बोला, तो क तो आवाज़ है, ध्वनि है, सुनाई दे दिया। लेकिन जब मैंने क को लिख दिया ना, क को लिख दिया तो यह एक लिपिबद्ध के रूप में हो गया। तो यही ध्वनि जो है कि किस में परिवर्तित हो गया? वर्ण में हो गया। इसलिए वर्ण और ध्वनि को क्या कहा जाता है? एक दूसरे का समानार्थी समझा जाता है। यानी कि जो ध्वनि के रूप में है तो वो तो ध्वनि तो है ही, जब उसी को हम एक लिपिबद्ध के रूप में जो है कि लिख देंगे, या उसको लिखित रूप में जो है कि हम प्रस्तुत कर देंगे, या लिपिबद्ध के रूप में प्रस्तुत कर देंगे, तो वहीं ध्वनि वर्ण में परिवर्तित हो जाता है ना। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समानार्थी हैं। लेकिन जो हाँ, ये एक दूसरे के जो है कि कह सकते हैं समानार्थी है। हाँ, और वर्ण और अक्षर भी क्या है? एक दूसरे के क्या है? समानार्थी हैं। ठीक है ना, ध्वनि, वर्ण और अक्षर। लेकिन फिर भी सूक्ष्म इनमें कुछ अंतर होता है भाषा विज्ञान की दृष्टि से, जिसको मैंने अभी बता दिया कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है ना। ध्वनि क्या है? ध्वनि का जो सांकेतिक या जो लिपिबद्ध रूप है वही वर्ण है, और वर्ण को ही क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन फिर भी अक्षर क्या है कि जिनका क्षरण न किया जा सके। ठीक, इतना बात समझ में आया? ना क्षरति इति अक्षरा। अब इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, और नोट्स बनाना ज़रूरी है। नोट्स बना लेंगे तो वो चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि 100 बार पढ़ना 1 बार लिखने के बराबर होता है। यदि आप कोई चीज़ 100 बार पढ़ रहे हैं, उसको बस 1 बार लिख लीजिए तो 100 बार के पढ़ने के बराबर हो जाएगा। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं लिखने पर विशेष जोर भी देता हूँ, और आप लोग भी लिखने पर विशेष जोर दिया करिए। अब जैसे ना क्षरति इति अक्षरा, यानी कि जिन वर्णों का क्षरण या विनाश ना हो सके,
ना हो सके, अथवा जिन वर्णों का कोई अन्य सूक्ष्म विभाजन न हो सके, उससे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। आज कैसे लेट हो गया हो? हाँ, अब बोलोगी नहीं? काहे? आज कौन सा दिन है वो? शनिवार। व्रत हो क्या आज? अच्छा, बहुत बढ़िया। लिख गया हो? मैं मिटाने के लिए सोच रहा था। मिटा दें? ठीक। हाँ, अब मैं थोड़ा किनारे हो जाता हूँ, और चाहे तो आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया? अरे स्क्रीनशॉट यहाँ से नहीं लेना है। गजब गजब के लोग हैं भैया। हम किसको कह रहे हैं ये अपने आप को समझ ले रही। अरे आज तुम बोल कह नहीं रही हो? बोलो, मिटा दूँ? हाँ, ठीक। अब इसके बाद हम लोग वर्ण के प्रकार पढ़ेंगे। ये भी हम लोगों ने वर्ण पढ़ा, वर्णमाला क्या है, वर्ण क्या है ना, अक्षर क्या है, ध्वनि क्या है, इस सब के बारे में हम लोगों ने अभी समझा। अब इसके बाद वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग वर्ण के प्रकार पढ़ेंगे। वर्ण के प्रकार। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? बोलो, कौन कौन से? ऐसे बोलो। स्वर होता है, और क्या होता है? व्यंजन होता है। है ना? अब देखा जाए तो संस्कृत में महास्वर सूत्र के आधार पर एक प्रत्याहार है जिसको अच प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है ना? और इस अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं, इसीलिए स्वर को अच भी कहा जाता है। ठीक ना? क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। स्वर कहिए चाहे अच कहिए। ठीक ना? अब संस्कृत में ही एक हल प्रत्याहार होता है, तो इसलिए व्यंजन क्या कहा जाता है? हल भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो अच लिखा है, जो हल लिखा है, यह एक प्रत्याहार है, ये मैं बता दूंगा। ठीक है ना? आगे चल करके मैं बता दूंगा। फिलहाल में भी यहाँ इसको यहीं पर अपने दिमाग में रखे रहिए कि ये जो प्रत्याहार होते हैं ना, ये प्रत्याहार किसी भी
चीज़ों का एक संक्षेपीकरण होता है, यदि यानी कि संक्षेप में कह दिया जाए। जैसे हम कह दें कि चलो स्वर सुनाओ, तो तुम आ ई उ ए करती रहो, हम अच कह दें, और तुम यहाँ कहती रहो, हम अच कह दें, हो गया स्वर कंप्लीट, है ना। व्यंजन सुनाना है, कखहरा कहती रहो, हम यहाँ हल कह दें, वो कंप्लीट। तो ये एक जो है कि संक्षेपीकरण है जो प्रत्याहार है। जैसे मान लेते हैं कि मिर्ज़ापुर लिखना है ना, तो जैसे मिर्ज़ापुर लिखना है तो कहीं कहीं पर देखेंगे तो MZP लिख दिया जाता है ना। उत्तर प्रदेश लिखना है तो यूपी लिख दिया जाए ना, मध्य प्रदेश लिखना है तो MP लिख दिया जाए। तो ये इसी उत्तर प्रदेश का ये संक्षेपीकरण हो गया। उसी प्रकार से सभी स्वरों का ये संक्षेपीकरण हो जाता है अच, जिसको यानी कि प्रत्याहार का काम होता है कि उसको हम संक्षेपीकरण कर दें, यानी कि संक्षेप में कर दें। ठीक है, तो ये अच को जो है कि अरे स्वर को जो है कि अच भी कहा जाता है, और व्यंजन को हल भी कहा जाता है। आइए अब स्वर के बारे में समझते हैं हम लोग कि स्वर क्या होते हैं। अब देखा जाए तो इनका भी विभाजन हो जाता है, स्वरों का भी विभाजन हो जाएगा, व्यंजन का भी विभाजन हो जाएगा। यदि स्वर को देखा जाए तो इसी जगह विभाजन कर देता हूँ मैं, फिर उसके बाद में मैं बताता हूँ कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। तो स्वर को एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, दूसरा क्या है दीर्घ स्वर, और फिर प्लुत स्वर होता है। ठीक है ना। अब मात्रा उच्चारण काल के आधार पर इसी ह्रस्व स्वर को एक मात्रा या एक मात्रिक स्वर कहा गया, इसको द्विमात्रिक स्वर कहा गया, और इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। अब इसके अलावा इनका और विभाजन हो जाता है, जैसे विवृत स्वर है, समवृत स्वर है ना। ये मुख के खुलने के आधार पर हो जाएगा। अभी उसका विभाजन जब स्वर में आएंगे तब बताएंगे, फिलहाल में भी यहीं तक समझ लीजिए कि ह्रस्व स्वर को ही एक मात्रिक स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं या लिख दूँ, यहाँ हिंदी पढ़ाया जा रहा है तो अंग्रेजी में लिखना उचित नहीं है। यहाँ पर भी या और यहाँ पर भी या। अब देखिए जो व्यंजन है ना, तो व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसका सामान्यतः 4 विभाजन कर दिया जाता है। ये मुख्य रूप से कहाँ तक जा रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ तक? अब बस ठीक। तो देखिए, एक तो होता है आपका स्पर्श व्यंजन होता है, फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन होता है। नहीं आ पाएगा क्या भाई? और एक ऊष्म या इसी को संघर्षी कहते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। और एक चौथा जो प्रकार है, उसको संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। ठीक ना। तो ये 4 प्रकार इसके हो गए, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार बताए गए। लेकिन एक जो चौथा है वो कौन सा है? वो मिश्रित व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है। ये रहा। तो ये व्यंजन कितने प्रकार के हो गए? जनरली रूप से 4 प्रकार के। कौन कौन से? बोलो। कौन कौन से हैं? देखा,
बताओ जी। आ अंतः की अंतस्थ, उच्चारण सही होना चाहिए। मैं वो लिखा भी है, दिखाई भी दे रहा, तब वो अंतः कर रही हो, वो अलग बात है। लोग ऐसे बोल देते हैं अंतः, लेकिन हर समय उच्चारण जो होता है वो बिल्कुल शुद्ध और सही होना चाहिए। जब तक उच्चारण सही नहीं होगा तब तक आप भाषा को न सीख पाएंगे सही से, न बोल पाएंगे न। तो उच्चारण बहुत ही एक अहम चीज़ होती है। तो स्पर्श व्यंजन हो गया, पहला स्पर्श, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा उष्म या संघर्षी व्यंजन, और चौथा संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। ठीक, ये हो गए। अब इधर स्वर कौन कौन से हो गए? ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर, प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर, ये होते हैं। ठीक है। और देखा जाए तो वर्णों की जो कुल संख्या होती है ना, वर्ण के प्रकार और वर्णों की कुल संख्या हमने बताया नहीं, चलिए बता देंगे। वैसे होते हैं जनरली रूप से ये 52 होते हैं। ठीक ना। वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? जनरली रूप से 52 होते हैं, लेकिन लिखित दृष्टि से और उच्चारण की दृष्टि से इसमें क्या होते हैं, कुछ अलग अलग होते हैं। चूँकि हिंदी जो है एक बहुत ही अपवाद जनित व्याकरण है, इसमें कहीं कुछ और कहीं कुछ और रहता है। ठीक, इसलिए हिंदी व्याकरण को पढ़ाने के लिए संस्कृत व्याकरण का सहारा लेना पड़ता है, ताकि उसकी शुद्धता बनी रहे और उसका जो है कि चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं स्वर के बारे में कि स्वर क्या होते हैं। तो क्या होते हैं स्वर? हो कोई प्रॉब्लम है? तब क्या हुआ है? हाँ बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा है? क्या? रुको, तुमको भी देते हैं खाने भर के लिए, तब समझ में आएगा तुमको, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक, इसको लिख लीजिए। हो गया है? ये हो गया हो तो ठीक। और कुछ लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो मैं इसको मिटा दूं। स्क्रीनशॉट ले लो, उसकी पहले तो ले रही थी। ठीक है। हो गया। अब देखिए स्वर क्या होते हैं। तो स्वर के लिए एक सूत्र के आधार पर बताया गया है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः, यानी कि जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? जोर से बोलो, खाना नहीं खा गई हो? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब हिंदी में स्वरों की संख्या कुछ अलग होती है, संस्कृत में स्वरों की संख्या कुछ अलग होती है। कहीं कहीं पे कुछ लोग स्वरों की संख्या हिंदी में ही 10 बताते हैं, कहीं 11 रहता है तो कहीं 13 रहता है। जबकि संस्कृत में महास्वर सूत्र के आधार पर केवल 9 ही स्वर होते हैं, है ना। महास्वर सूत्रों के आधार पर ये जो अच प्रत्याहार है, इसी के अंतर्गत 9 जो है कि आते हैं स्वर। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्वरों की संख्या होती है, हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ, तो हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है, यदि इसको पूर्णतः 13 मान लिया जाए, ठीक है ना। अब स्वर क्या होते हैं? क्या होते हैं स्वर? तो स्वर का मतलब कि स्वयं राजन्ते
इति स्वरः, इति स्वरः। तो स्वयं रजन्ते इति स्वरः। इसका मतलब यह हुआ कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता न हो उसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। ठीक, जैसे अ, आ, ई, एक ठो री कर लीजिए, ऊ, ए, ओ, औ, अंक और अह। तो ये जो दोनों है लास्ट के, इन्हें अयोगवाह का नाम दिया गया है। किसका नाम? अयोगवाह। ये क्या है? अयोगवाह स्वर कहलाते हैं। अयोग का मतलब कि बिना जुड़े हुए जो अपने कर्तव्यों का या अर्थों का निर्वहन कर दे या वहन कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। चूँकि ये स्वरों के हमेशा जो है कि साथ साथ चलते रहते हैं और ये अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, जैसे प्रातः लिखना है ना, प्रातः, तो उसमें जो है कि अयोगवाह का प्रयोग हो रहा है ना। ठीक, तो स्वर क्या होते हैं कि जो स्वयं उच्चरित होते हैं, जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं ये? मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर पूरा कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक ना? अब अयोगवाह को सम्मिलित करते हुए कुल 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। हाँ, इस 14 तो नहीं हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कहाँ पे? हाँ, उसे स्वर कहते हैं। हाँ, देखिए यही सब ध्यान दिया करिए आप लोग, है ना। उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और ई तो कुछ देखबा नहीं करती है, क्यों जी? दिखाई दे रहा था तो बताई क्यों नहीं? चलिए, तो अयोगवाह को सम्मिलित करते हुए कुल 13 स्वर होते हैं। ठीक है, यहाँ तो हो गया बात। मैं इसको मिटा दूँ अब कि लिखना है? लिख लिया वहाँ से, ठीक ना। और कुछ लोग इसी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग स्वर के प्रकार की बात करेंगे। स्वर के प्रकार, तो स्वर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? बोलती रहो। बोलो बोलो, स्वर 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? नहीं, सही से स्पष्ट बोलो। क्या बोलो?
नहीं नहीं, बोल तो दी, हम सुनबा नहीं किए। हमारा कान खराब है? वाह भाई वाह, हमारा दोनों कान बिल्कुल फिट है, दोनों आँख फिट है न, नाक को फिट है। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं ना वो बिल्कुल फिट हैं, पांचों ज्ञानेंद्रिय। जानती हो कि नहीं पांचों ज्ञानेंद्रियां? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ये सेंसिटिव आर्गन होते हैं हमारे बॉडी के। कौन कौन से हैं पांचों ज्ञानेंद्रियां? बताओ, तुम्हारे उसमें भी पढ़ाया गया होगा। अरे जो बीएड कर रही हो, बताओ पांचों ज्ञानेंद्रियों का नाम बताओ। मैंने तो कुछ 2-3 का नाम बता दिया, अब तुम बताओ कौन कौन से हैं। नाक, वो तो हम बता ही दिए, नाक, आँख, कान, ये 3 तो हम बता ही दिए। अब 2 ठो क्या बचा? हाँ, अब 2 ठो क्या बचा? पता नहीं। जुबान, जो तुम लोग का इतना तेज चलता है, जुबान है ना, जिसको जीभा बोलते हैं, जीभ है ना। नहीं, घर पे नहीं कहते हैं अरे हमारी खाए का मन करत है, रख दो तो अरे जीभ ही पर लुत्ती जरी जाई। है कि नहीं? तो एक जुबान है, स्वाद के लिए हो गया। एक क्या बचा? क्या? एक बच्चा स्किन, त्वचा जो हो गया है ना। तो ये 5 हमारी क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। ये सेंसिटिव हैं है ना, तुरंत जो है कि एक्टिव होने का ये कार्य करते हैं। अभी बस यहाँ से हम तमाचा खींच दे मारने के, तुरंत आँख का पलक गिर जाएगा, हम तमाचा मारे चाहे न मारे। तो ये बहुत एक्टिव होते हैं, तुरंत कार्य करते हैं। चलिए अब उसके आगे हम लोग देखते हैं स्वर के प्रकार। यहाँ तक दिखाई दे रहा है वीडियो में? स्वर के प्रकार, ठीक है। तो अब ये स्वर के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो जैसे कि यदि स्वर लिख दिया जाए तो उसमें मालूम हो जाएगा कि ये कौन ह्रस्व है, कौन दीर्घ है और कौन प्लुत है, ये मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अ क्या है? अ ह्रस्व है कि दीर्घ है? ह्रस्व है। अब अ का बड़का भाई आ क्या है? दीर्घ है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब ह्रस्व स्वर या इसी को एक मात्रिक स्वर कहते हैं, ठीक ना। एक मात्रिक स्वर कहते हैं, यानी कि इसके लिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसा इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक। यहाँ पे देखिए एक मात्रो भवेत् ह्रस्व, एक मात्रो भवेत् ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। एक मात्रो भवेत् ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रिक बहुत, हालांकि इसका याद करना, त्रिमात्र वस्तु प्लूतो गेयो, याद हो जाएगा हो।
नहीं याद होगा तो भी इसका अर्थ बता देंगे हिंदी में, तब तो ये तो मालूम हो जाएगा। अव्यंजनम चार्ध मात्रिकम, है ना, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। देखिए इसका मतलब हुआ कि एक मात्र भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्र वस्तु प्लुतो ज्ञो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। इसका मतलब ये हुआ कि ह्रस्व स्वर की यानी कि एक मात्र भवेत् ह्रस्व यानी कि ह्रस्व स्वर की एक मात्रा और दीर्घ स्वर की दो मात्रा, यहाँ लिखा है द्विमात्रो दीर्घ उच्यते यानी कि ह्रस्व स्वर की एक मात्रा और दीर्घ स्वर की दो मात्रा और प्लुत स्वरों यानी कि त्रिमात्र वस्तु प्लुतो यानी कि प्लुत स्वरों की तीन मात्रा जाननी चाहिए और व्यंजनम चार्ध मात्रिकम अर्थात क्या हुआ कि व्यंजन वर्णों की आधी मात्रा समझनी चाहिए। तो ये जो व्यंजन होते हैं ना, व्यंजन जैसे क लिख दिया जाए तो इसकी आधी मात्रा होती है। कैसे होती है, इससे निकाल दिया जाए स्वर को तो अब ये इसकी ये आधी मात्रा बचती है, इसीलिए व्यंजन को आधी मात्रा के नाम से आधी मात्रा भी कहा जाता है ना। तो यही इसका एक हिंदी में सूत्र है कि एक मात्र भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्र वस्तु प्लुतो ज्ञेयो अव्यंजनम चार्ध मात्रिकम यानी कि ह्रस्व की एक मात्रा, दीर्घ की दो मात्रा और प्लुत स्वर की तीन मात्रा और व्यंजन की आधी मात्रा समझनी चाहिए। ठीक ना, ये चीज़ हो गया। चलिए अब इसमें एक मात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, है ना। ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर क्या होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में, है ना, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगे, ठीक ना, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा समय काल लगे उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमें तीन मात्रा काल का समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों का प्रयोग जैसे किसी को दूर से बुलाने में, है ना, या नाटक के रूप में, संपादकीय रूप में, और नाटक के रूप में हो गया, गाना गाने के रूप में, इन सबों के रूप में जो है कि प्लुत स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे दूर से किसी को बुलाना है तो साधारण हम एक मात्रिक या द्विमात्रिक के आधार पर हम उसको नहीं बुला सकते, क्योंकि एक मात्रिक और द्विमात्रिक का प्रयोग करेंगे दूर से बुलाने के लिए तो हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। और दूर से है तो कैसे बुलाएंगे हो, बताओ ज़रा। जैसे दूर कोई है यहाँ से 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर दूर है, कैसे बुलाओगी बताओ, चिल्ला करके। तो क्या, जैसे मान लो कोई नाम हो उसका, तो क्या नाम लोगी, जैसे मान लो तुमसे छोटा है कोई तो कैसे बुलाओगी बताओ ज़रा। मान लो चिंटू है, उसका नाम क्या है, घर का नाम क्या है, चिंटू है। तो आपस में जैसे हमको बात करना है, नज़दीक बात करना है तो एक मात्रिक स्वर का प्रयोग करके बात करेंगे। और चिंटू क्या हाल है, कैसे हो, कहाँ थे, कहाँ नहीं, हाँ जाओ जरा ये काम कर दो, एक मात्रिक स्वर के रूप में ये प्रयोग हो गया। अब चिंटू गया है दूर, खेल रहा है, अब हमको उसको बुलाना है तो अब इसे कहेंगे चिंटू चिंटू चिंटू, ऐसे नहीं, चिंटुआ, ए चिंटुआ, अब इसको सुनाई देगा ना। तो ये हो गया प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर, है कि नहीं। तो ये जो त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर है इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत में होता है और हिंदी में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। इसको लिखना तो नहीं पड़ेगा हमें कि लिख दूँ मैं, हो जाएगा इतना। तो ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, नहीं मैं लिख ही देता हूँ, मान ले तो लोग वहीं से कहत बहु जा कि नहीं मत लिखा, और 4 दिन के बाद पूछेंगे आप लिखे ही कहाँ थे, कैसे याद करेंगे। लिखा हुआ चीज़, बताया हुआ चीज़, पढ़ाया हुआ चीज़ जब तुम लोग भूल जाती हो, क्यों जी, है कि नहीं। लास्ट में 4 भाषा जोड़ा गया, कौन कौन सा जोड़ा गया,
लास्ट में 4 भाषा जोड़ा गया जो 2003 में 1992 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कुछ 4 भाषा जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? कल मैं बताया था ना। हाँ, कौन कौन सा था भाई? भूल गए। देखा देख लो। तू बताओ तो बच्ची, तू बताओ इन्हें तो कौन चारों हो? हाँ, हमके देख के नहीं, उनके देख के बताओ। हाँ, देखो जी, उसको देखो। हाँ देखो, आई कंटेंट सही होना चाहिए। हाँ बताओ जी। बोडो, बोडो नहीं, क्रम से बताओगी तब। ऐसे का ऐसे चारों तो है, लेकिन क्रम से उसको बताना है ना। हाँ, हाँ, और संथाली। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तुम लोग इतनी बार परीक्षा दोगी किसी भी चीज़ का ना कहीं ये तुम लोगों से मुलाकात होगी इसकी ना। तो इन चारों का नाम तो याद होना ही चाहिए। अब कब जोड़ा गया था, किस सन में जोड़ा गया था, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ये भी याद होना चाहिए। नेपाली को कब जोड़ा गया था? 71 संशोधन 1992। और एक भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया? ये सब याद होना चाहिए। चलिए आइए, अब हम लोग चलते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है। तो जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक ना? क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। अब कौन कौन से एक मात्रिक स्वर हैं मालूम है? अ हो गया, ई हो गया, अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री, ये चारों क्या हैं? ये एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक ना? री है ये, यही मूल रूप से ये 4 स्वर हैं। अब इसके बाद समय 9:25। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद है दीर्घ स्वर। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर। लड़की, अरे इसमें नहीं, यहाँ पे बताओ। द्विमात्रिक स्वर। दिखाई तो दे रहा है जी, कैसे करेंगे? नहीं दिखाई दे रहा है, बिना भराई सही नहीं होगी। चलिए, द्विमात्रिक स्वर। अब ये क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक, ह्रस्व स्वर से अधिक यहाँ तक दिखाई दे रहा हो? ह्रस्व स्वर से अधिक समय अथवा द्विमात्रा का समय लगता है, उसे द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं।
अच्छा, मैं लिखते हुए मैं बोल भी देता हूँ, इसलिए बोल देता हूँ ताकि यदि जो लिखा हुआ चीज़ है स्पष्ट ना हो पाए तो कम से कम मेरी आवाज़ से, ध्वनि से वो चीज़ें स्पष्ट हो सकें। अब दीर्घ स्वर हो गए, जैसे कौन कौन से हो गए भाई इसमें? अ का बड़का भैया आ जाएगा, आ हो जाएगा। अब ई का बड़ा हो जाएगा, ई हो जाएगा। ऊ का बड़ा हो जाएगा तो ऊ हो जाएगा ना। फिर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। नहीं, इतने। और कोई है बचा दीर्घ में? हिंदी के व्याकरण के दृष्टिकोण से बताना है। संस्कृत में तो ये जो री है ना, री का भी ये जो है कि बड़ा भी दीर्घ हो जाता है, री का भी बड़ा दीर्घ हो जाता है ना। तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ कुल कितने हो गए हो स्वर? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए, है ना। चलिए, अब इसके बाद है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर यहाँ तक दिखाई दे रहा है, या त्रिमात्रिक स्वर। हो सकता है कि हमारे मात्रा में भी कुछ अशुद्धियाँ हो, कि सही लिखा है एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। चलिए, अब देखिए त्रिमात्रिक क्या होता है, यहीं से लिख लेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में, है ना, दीर्घ स्वर से अधिक समय अथवा त्रिमात्रा का समय या 3 मात्रा काल का समय लगता हो, उसे क्या कहेंगे? त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। मैं जैसे में लिख दे रहा हूँ, जैसे कि आप कहोगे ओम कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है ओम? बताओ कैसे? ऐसे ही तो लिखा जाएगा ना। अब पता नहीं, अब देखना पड़ेगा। चलिए, कोई बात नहीं। सही, देखिए ओम ऐसे लिखा जाएगा ना, ये बस अब ये सही हो गया, बस ऐसे ही रहेगा। ये छोटा ऊ रहेगा, ये हो गया ओम, ठीक ना। या इसको अलग अलग लिख सकते हैं, वो हो गया ऐसे रहता है क्या, ऐसे, फिर ऐसे, ये हो गया ओम। इसको सही से बना देते हैं, ये हो गया। जैसे ये ओम है तो ये ओम, ओम ये जो लिखा नहीं, ये अ है। अ के कुल 18 प्रकार होते हैं। अ में कुल कितने होते हैं? 18 ठो होते हैं। अभी तो हम लोगों ने एक ठो समझा, 2 ठो समझा है। ये इतना आसान नहीं है ये स्वर व्यंजन में। हाँ, ये बहुत ही जो है कि डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं। अब इसमें जो ये जो है ना, ये अ ही है ना, ये अ का प्रकार है। कहीं कहीं पर देखेंगे कुछ ऐसा अ लिखा रहता है ना, तो ये अ का प्रकार कुल 18 प्रकार होते हैं। अ में अ हो गया, आ हो गया, फिर उसी में कई ठो होते हैं, कुल 18 प्रकार होते हैं, ठीक ना। चलिए, तो ये हो गया यहाँ तक आपका। तो आज की क्लास में हम लोगों ने स्वर के तीनों प्रकार को समझा कि स्वर कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। कल क्या है? कल संडे है, कल संडे है। क्या तारीख है कल? 26 तारीख। तो कल क्लास बंद रहेगा ना, मंडे से क्लास रहेगा। तो अब जो अभी तक पढ़ा दिया गया है, ठीक है, भाषा से लेकर के स्वर तक का, ठीक है, इसको तुम लोग नोट्स भी बना लो और इसको अच्छे से तैयार कर लो, पढ़ लो इसको अच्छे से, ठीक ना। तुम लोग सही से पढ़ती नहीं हो, यही थोड़ा सा दुख की बात है। बाकी सब कुछ काम करती हो, बस पढ़वा नहीं करती हो, ठीक। तो अच्छे से पढ़ लो।
और ये सब चीज़ें और लोग को भी बता सकती हो, ठीक है ना। जैसे तुम्हारे जान पहचान के लोग हैं, तुम्हारे जान पहचान के लोग हैं, तुमसे भी कर सकती हो। और उसके साथ साथ यदि आप लोग के जान पहचान के हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग भी शेयर करिए वीडियो को, है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इससे जुड़ी हुई अगली वीडियो को प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।